अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। स्टूडेंट्स के हमेशा ज़हन में ये ख्याल होता है कि आइंस्टाइन और न्यूटन, इनके कहने में, इनकी थेरीज़ में, इनके ख्यालात में क्या फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि आपको बता सकूं कि दो बेसिक चीज़ें जो आइंस्टाइन और न्यूटन की ग्रेविटेशनल अंडरस्टैंडिंग को अलग अलग करती हैं, ख्यालात को अलग अलग करती हैं, वो क्या है। न्यूटन के बारे में एक कहानी मशहूर है कि वो अपने घर के बाहर दरख्त के नीचे, सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे और एक सेब उनके सर पर गिरा और उससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती हैं और जिस फोर्स के साथ वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। उन्होंने एक फार्मूला बनाया जो कि दो मैसेज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। आपने ये फार्मूला देखा होगा, यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ, जिसमें उन दोनों के मैसेज भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ साथ उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर भी आ रहा है। न्यूटन ने ये फार्मूला जब बनाया तो उसके बाद इसको अप्लाई किया ज़मीन पर गिरती हुई चीज़ों पर और फिर ये भी देखा कि चांद ज़मीन के गिर्द कैसे हिसार करता है, ऑर्बिट करता है, और फिर मुख्तलिफ कॉमेट्स सूरज के गिर्द कैसे घूमते हैं। तो उन्हें हर जगह पर अपना फार्मूला कारआमद नज़र आया। उस फार्मूले ने वही चीज़ें दी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आइंस्टाइन आए। अब न्यूटन समझते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन आइंस्टाइन ने न्यूटन के ज़माने के बाद, तकरीबन 200 सालों के बाद, आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है। शुरू में आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा क्योंकि उस ज़माने में न्यूटन हीरो थे, मॉडल थे साइंसदानों के, और किसी बहुत बड़े मॉडल को आप एकदम गलत साबित करने की कोशिश करें तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि हमें अपनी कायनात के स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा, फिर हम ग्रेविटी की फोर्स को, सो कॉल्ड फोर्स को समझ सकेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी कायनात में अगर आप स्पेस की तरफ देखें तो स्पेस की 3 डायमेंशन हैं, वो हम सब जानते हैं। अगर एक चाय का डब्बा ले लें तो आपको एक्स, वाई और जेड डायमेंशन नज़र आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चौथी डायमेंशन को भी इसके साथ अटैच करना होगा और वो डायमेंशन है टाइम की। तो अब जो हमारे पास यूनिट बन जाएगा स्पेस का, वो स्पेस टाइम बन जाएगा। अब सिर्फ स्पेस नहीं रहेगी, स्पेस टाइम बन जाएगा। और स्पेस टाइम को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं उसकी एक चादर की, कि अगर हमने एक चादर डाली हुई है तो वो एक स्पेस टाइम है। अब उस चादर के बीच में अगर एक फुटबॉल रखेंगे आप, तो चादर ज़ाहिर बात है नीचे चली जाएगी। बहुत से एक्सपेरिमेंट भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, ट्रैम्पोलिन के ज़रिए हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो आइंस्टाइन ने यह बताया कि मैस की कदर यह है कि जब वो स्पेस टाइम में रखा जाता है तो उसके गिर्द स्पेस टाइम बेंड हो जाता है, खम आ जाता है, कर्वेचर आ जाता है। और जब एक बहुत बड़ी मैसिव चीज़, चाहे वो ब्लैक होल है या बहुत बड़ा सूरज है, स्टार है, उसके गिर्द खम आया तो अब उसके गिर्द जो भी चीज़ आएगी वो उस खम में तैरती हुई चली जाएगी। जो कर्वेचर है वो उसकी मूवमेंट, हालांकि उसकी मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में होगी या स्मॉलेस्ट पाथ में होगी, लेकिन ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि वो उसके गिर्द खम में तैरती हुई जा रही है। ये ऐसे ही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हम सीसॉ है, सीसॉ में जब हम बैठते हैं तो सीसॉ हमें जिस तरफ लेके जाता है हमने उसी तरफ जाना है। अगर सीसॉ टेढ़ा है तो हम टेढ़े होकर उस तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्पेस टाइम हमें डिक्टेट करती है कि चीज़ों ने कैसे मूव करना है, चीज़ों ने कैसे रोटेट करना है। और इसके साथ साथ आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशंस भी दी। फील्ड इक्वेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि एक छोटी सी इक्वेशन लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हैं। तो साइंसदानों ने आइंस्टाइन की थ्योरी को जब समझना शुरू किया तो फिर उनको एहसास हुआ कि आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं वो हमें ये बताती हैं कि अगर आप छोटा मैसिव पार्टिकल लें, मसलन एक प्लैनेट लें, तो उसके नीचे कम खम होगा स्पेस टाइम का। अगर आप स्टार ले लें तो उसके नीचे ज़्यादा खम होगा। अगर बड़ा स्टार यानी मैसिव स्टार ले लें, आप न्यूट्रॉन स्टार ले लें, बड़ा स्टार नहीं है लेकिन मैसिव स्टार है, उसमें मैस बहुत कंडेंस हुआ है, तो वहाँ पर वो खम ज़्यादा होगा स्पेस टाइम में। और ब्लैक होल में तो वो खम काफ़ी ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ सिंगुलैरिटी आ जाती है और ग्रेविटेशन कोलैप्स कर जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये फ़र्क जानने से पहले आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जब भी दो ब्लैक होल्स आपस में रक्स करते हैं और मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वहाँ पर
ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, और वो ग्रेविटेशनल वेव्स आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाती हैं। न्यूटन की थेरीज को जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ पर ग्रेविटी कम है, ग्रेविटेशनल फील्ड कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है और चीज़ों की रफ्तार कम है, वहाँ पर आइंस्टाइन और न्यूटन की थेरीज बिल्कुल करीब आ जाती हैं। लेकिन जो जो हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, मसलन ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स होंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगी, ब्लैक होल्स, तो वहाँ पर हमें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता है कि न्यूटन की थ्योरी और न्यूटन के फार्मूलाज और आइंस्टाइन की थ्योरी में मिसमैच आना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर हाई ग्रेविटी प्लेसेस हैं हमारी कायनात में, यहाँ पर ये दोनों थ्योरीज अलग होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जब हम हाई स्पीड पर जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पर भी हमें न्यूटन की थ्योरी और आइंस्टाइन की थ्योरी अलग होते हुए नज़र आती है। तो दोनों यकजान होती हैं, एक जैसी होती हैं जब हम लो स्पीड और लो ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल लोकेशंस की बात करते हैं। लेकिन जब हम हाई स्पीड और हाई ग्रेविटी की तरफ आते हैं तो वहाँ पर हाई ग्रेविटी फील्ड में ये थेरीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। तो एक तो फ़र्क आपने ये समझ लेना है। और दूसरा फ़र्क ये है कि न्यूटन के ख़्याल में ग्रेविटी एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है। उसका मतलब यह है कि ग्रेविटी, अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज की ग्रेविटी हर वक्त ज़मीन पर, हर टाइम पर ज़मीन पर एक्ट कर रही है, इंस्टेंटेनियस है। यानी अगर सूरज आज गायब हो जाए, इस वक्त गायब हो जाए, तो ज़मीन इसी वक्त में अपने मदार से निकल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सूरज आज इस वक्त किसी भी वजह से गायब हो जाता है तो हमें कितनी देर के बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हुआ है? रोशनी सूरज से ज़मीन तक आते हुए 8 मिनट लेती है तकरीबन। और हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं। तो ग्रेविटी जो है उसको भी 8 मिनट चाहिए कि वो ज़मीन पर एक्ट कर सके। तो अगर आज सूरज गायब होता है तो आइंस्टाइन के मुताबिक हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा, एक तो सूरज नज़र आना बंद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन अपने हिसार से 8 मिनट के बाद निकलेगी और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना शुरू कर देगी। तो ये फ़ौरन नहीं होगा, जबकि न्यूटन का ये ख्याल था कि ये फ़ौरन होगा। न्यूटन ने इसमें ग्रेविटेशन स्पीड को, ग्रेविटेशन वेव्स की स्पीड को कंसिडर नहीं किया था। तो ये भी एक फ़र्क है कि न्यूटन की दुनिया में, न्यूटन की कायनात में अगर कोई मैसिव चीज़ गायब होती है तो उसका इफेक्ट, उसकी ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट फ़ौरन दूसरी चीज़ों पर होगा। लेकिन आइंस्टाइन की दुनिया में ऐसा नहीं होता। तीसरा फ़र्क जो न्यूटन और आइंस्टाइन में था, उनकी थेरीज में था, वो ये था कि न्यूटन एक एब्सोल्यूट क्लॉक की बात करते थे, एक ऐसा क्लॉक जिसके ज़रिए, जो हर जगह पर कायनात को टाइम बताता था और कायनात के हर इवेंट को उस क्लॉक के साथ मेजर किया जाता था। जबकि आइंस्टाइन ने आके टाइम को एब्सोल्यूट करार नहीं दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम वेरी करता है और उसकी वेरिएशन डिपेंड करती है कि आप किस किस्म की ग्रेविटेशन फील्ड में हैं और कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो टाइम पर भी इन दोनों का इत्तेफाक नहीं था। मैंने आपको ये 3 मेजर चीज़ें बता दी हैं जिनमें इनका इत्तेफाक नहीं था, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये दोनों फार्मूला और थेरीज आपस में मिल जाती हैं। क्योंकि आइंस्टाइन ने एक मुकम्मल फ्रेमवर्क दिया, तो न्यूटन की ग्रेविटेशनल थेरी या उसको फार्मूला कह लें, वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन आइंस्टाइन ने एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क दिया है, तो वो न्यूटन उसका एक सबसेट है। न्यूटन ने हमें बताया कि व्हाट इज़ हैपनिंग, सेब ज़मीन पर गिर रहा है, चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, कॉमेट्स लगा रहे हैं, और उसकी छोटी सी वजह भी बताई। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें बताया कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, इनकी वजह क्या है, फ्रेमवर्क दिया है पूरा का पूरा। इसलिए न्यूटन का काम उसका एक छोटा हिस्सा है और वो कंडीशनल हिस्सा है जो कि लो स्पीड और लो ग्रेविटेशन फोर्स पर आइंस्टाइन की थेरीज को, उसकी इक्वेशंस को जस्टिफाई करता है। लेकिन जैसे ही हम स्पीड और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में ज़्यादा जाते हैं तो न्यूटन की फार्मूलाज और उसकी थेरी नाकाम हो जाती है। लेकिन फिर हमें आइंस्टाइन की थेरी से मदद लेना पड़ती है। लेकिन आगे जाकर आइंस्टाइन की थेरीज भी बड़ी जगह पर नाकाम हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और हमें उससे भी बेहतर थेरी का इंतज़ार है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।